नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एमबीसी 203 के सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 10। और यूनिट का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। बेसिकली हमें इस यूनिट के अंदर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन को सीखना है और ये यूनिट आपके आगे जितने भी यूनिट हैं उन सबका बेस है। अगर आपको यूनिट नंबर 10 नहीं आता है तो आगे के जितने भी यूनिट्स हैं एमबीसी 203 में मैथमेटिक्स के वो आप नहीं सीख पाओगे। इसके अलावा जब तक हमें डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हम इकोनॉमिक्स में अपनी कमांड नहीं बना पाएंगे। आप इसके बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं कर पाओगे, मैक्रो भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा सेकंड ईयर में जैसे आपका इकोनॉमेट्रिक्स है, आप उसको भी नहीं कर पाओगे। रिसर्च मेथड में भी आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो कुल मिला के चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हुई बात की ये चैप्टर आगे सभी चैप्टर का बेस है। एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हाल ही के सालों में इस चैप्टर से कौन कौन से मतलब किसके साल क्वेश्चन आए हैं। तो जून 2024 में जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट इसी चैप्टर से आया था। इसके बाद दिसंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट इसी यूनिट से आया था। और उसके बाद दिसंबर 24 में ही इसी साल ही क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट और जून 2025 में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और दिसंबर 2025 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। तो पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हो इस यूनिट से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना इग्नू का स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए और अगर अभी आपका स्टडी मटेरियल नहीं आया है आपके घर पे तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर गूगल पे लिखिएगा ई ज्ञान कोर्स, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें है टॉपिक 10.1 ऑब्जेक्टिव, ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक 10.1 इंट्रोडक्शन, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है आपका टॉपिक 10.2, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव। ब्रैकेट में लिख लेना बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। इस टॉपिक के अंदर हम डेरिवेटिव का जितना भी बेसिक ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका जो टॉपिक नंबर 10.2 है ये पेज नंबर 249 से स्टार्ट होके पेज नंबर 254 तक जाता है। लेकिन इग्नू के स्टडी मटेरियल में एक थोड़ा गड़बड़ है कि इन्होंने क्या करा है, यहां से लेकर यहां तक जो पेज नंबर इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन इन्होंने किसी टॉपिक की अलग से हेडिंग नहीं बनाई है, ऐसे लिखते चले गए हैं। उससे क्या होता है, हमें समझने में दिक्कत होती है। तो हमने हमारे नोट्स में क्या करा है, जो आपका टॉपिक नंबर 10.2 है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे आप देखोगे हमें इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो समझना है व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की डेफिनेशन, उसके बाद डिफरेंट नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, और उसके बाद व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलेशन, उसके बाद व्हाट इज यूज ऑफ सिंपल डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। देखो ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे जिसमें सीधा सीधा लिखा हो कि आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे लिखा नहीं होगा डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, बट आपको डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। जैसे आप सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखो, इसमें कहीं लिखा है क्वेश्चन डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का नहीं लिखा है, बट हमें यहाँ पे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव यूज होता है। इसके बाद है टॉपिक नंबर 7 फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। 4 रूल है, सम और डिफरेंस रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, उसके बाद क्वोशिएंट रूल। देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए डेरिवेटिव क्या है। दूसरी चीज हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तीसरी चीज डेरिवेटिव के जो 4 रूल लास्ट में हमने बताए हैं, सम और डिफरेंस रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये याद होने चाहिए। अगर ये चीजें हमें नहीं याद हैं, हमें नहीं या हमने इनको समझा नहीं है
तो हम डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है या जो क्वेश्चन है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, व्हाट इज डेरिवेटिव। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक चीज पहले से ही आनी चाहिए, वो चीज है बेसिक ऑफ फंक्शन। तो अगर आपको बेसिक ऑफ फंक्शन आता है तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको बेसिक ऑफ फंक्शन की छोटी छोटी 3 क्लासेस के लिंक मिलेंगे, पहले आप उस क्लास को देख लीजिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ऑफ फंक्शन आता है। तो हम जब भी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो एक चीज हमें दी जाती है, इट इज गिवन। क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है कोई एक फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग फंक्शन के बेसिक में समझ चुके हैं कि आमतौर पे हम फंक्शन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, इज y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो y है इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और आपका जो x है इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें इकोनॉमिक्स में काफी तरह के फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे हमारे पास डिमांड फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इट इज 10 माइनस 2p। हमारे पास सप्लाई फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 30 प्लस 1.5p। हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है, इट इज q इज इक्वल टू a अल्फा k बीटा, ठीक। यूटिलिटी फंक्शन होता है, इट इज u इज इक्वल टू a x अल्फा y बीटा। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस्ट फंक्शन है, इट इज c इज इक्वल टू 40 प्लस 10q। तो इन सभी फंक्शन में अगर आप देखोगे ना, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल है और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड फंक्शन की बात करें तो मार्केट में अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपकी डिमांड क्या करती है? डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, यानी पी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो और आप किसी चीज की सप्लाई करते हो तो आपकी सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? अगेन पी। अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो जो आपका प्रोडक्शन है, यानी जो चीज आप बनाना चाहते हो, जो आपका आउटपुट है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल। तो आपके फंक्शन में के कैपिटल है, एल लेबर है और ए हमने टेक्नोलॉजी मान ली है। इसी तरह से आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है, आपकी जो यूटिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके कंजम्पशन पे। तो ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई वो कमोडिटी की यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो। कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? दो चीजें हैं, तो टू गुड्स। वैसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बट हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लिए। अब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने में कुछ खर्चा होता है जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? क्यू। क्यू क्या है? आपका आउटपुट, यानी आप कितनी चीजें बनाओगे, कितनी यूनिट बनाओगे, इस पे डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ ये जो चीजें लिखी हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कैसे वेरिएबल है? डिपेंडेंट। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे लिया है पी, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स या फिर आउटपुट, ये क्या है? ये है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसी फंक्शन में कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं। अब डेरिवेटिव का यहाँ पे क्या रोल है? देखो, जैसे आपको पता है, मान लीजिए टमाटर का जो प्राइस है, ठीक, वो इंक्रीज हो जाए तो आपको पता है जो टमाटर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी रियल लाइफ में क्या होता है, जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होता है ना।
हम इकोनॉमिक्स में ये देखना चाहते हैं कि अगर आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होता है, यानी किस स्पीड से चेंज हो रहा है, क्या रेट है। तो जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले रेट ऑफ चेंज को देखते हो तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो जैसे मैंने आपको बताया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, आप कह सकते हो डेरिवेटिव is the rate of change in डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आमतौर पे किससे डिनोट कर देते हैं, y से, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आमतौर पे किससे डिनोट कर देते हैं, x से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो ड्यू टू लिखते हैं, ड्यू टू की जगह आप ये भी लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू, और हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं WRT, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे आपका जो y है, बेसिकली y क्या है, फंक्शन, तो हम लोग कई बार जो डेफिनेशन देंगे तो आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आप लिख सकते हो फंक्शन, बाकी यही रहेगा। तो क्योंकि y और फंक्शन एक ही बात है, तो आई थिंक आपको ये पता चल गया डेरिवेटिव क्या है। अब बात ये आती है कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का नोटेशन क्या है। तो हम डेरिवेटिव को डेफिनेशन की बात, क्योंकि मैथ में हमारे पास जो भी चीज होती है हम हर चीज को एक नोटेशन देते हैं, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव के वैसे अलग अलग मैथमेटिशियन लोगों ने अलग अलग नोटेशन दिए हैं, बट मैं पहले आपके साथ एक जनरल नोटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है रेट ऑफ चेंज इन डेरिवेटिव, सॉरी इन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव का जो नोटेशन होता है, जैसे मुझे अगर इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका नोटेशन ये है, इसको आप क्या पढ़ोगे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इज इट क्लियर? या आप इसको ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये किसका नोटेशन है, ये डेरिवेटिव का नोटेशन है या फिर ये रेट ऑफ चेंज का नोटेशन है, ठीक। जैसे y के लिए हमने ले लिया है, इसी तरह से अगर मैं इसकी राइट साइड की बात करूं तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, या आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेरिवेटिव क्या होते हैं और डेरिवेटिव का जो नोटेशन है, डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी कि ये जो नोटेशन है डेरिवेटिव का जनरल नोटेशन है, लेकिन इस नोटेशन के अलावा कुछ और नोटेशन भी होते हैं। हमारे पास 3 और नोटेशन है, वो आपके स्क्रीन पर देख लो।
तो अब हम लोग ये देख लेते हैं हमारे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव के कितने नोटेशन होते हैं। देखो आमतौर पर हमारे पास फंक्शन के 3 नोटेशन होते हैं डेरिवेटिव के लिए। पहला जो नोटेशन है वो ये नोटेशन है। ये नोटेशन दिया था ग्रेट मैथमेटिशियन लाइबनिज ने। इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं लाइबनिज नोटेशन, ठीक है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नोटेशन है, ये नोटेशन दिया था ग्रेट मैथमेटिशियन लॉरेंज जी ने। इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं प्राइम नोटेशन, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा जो तीसरा नोटेशन है सॉरी, ये नोटेशन दिया था ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने, और इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं डी नोटेशन या फिर यूलर नोटेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लोग एक नया फंक्शन लें जिस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ना होके t हो, t मतलब टाइम, तो आपके ये जो 3 नोटेशन है ये तो रहेंगे ही, ठीक है। ये ठीक है, डी के नीचे टी आ जाएगा और y लेकिन अभी हमारे पास एक नया नोटेशन होगा चलेगा, फोर्थ नोटेशन। इस नोटेशन में आप क्या करोगे, अब डेरिवेटिव के लिए y के ऊपर ऐसे डॉट लगा दोगे और यहाँ पे फंक्शन के ऊपर भी क्या करोगे, डॉट लगा दोगे। तो ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। इस नोटेशन को हम डॉट नोटेशन कहते हैं और ये नोटेशन दिया था ग्रेट मैथमेटिशियन न्यूटन जी ने। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि डेरिवेटिव के डिफरेंट नोटेशन क्या होते हैं, आपको ये भी बता दिया है कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि डेरिवेटिव को कैलकुलेट कैसे करा जाता है, डेरिवेटिव आता कैसे है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। अभी तक आपने ये सीख लिया है कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इस रेट ऑफ चेंज को आप निकालोगे कैसे, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज को कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है और आपसे कहा गया है कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dy dx। तो बेसिकली हम आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका डेरिवेटिव होता है। तो इसको निकालने का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। आप फंक्शन लोगे, फंक्शन में कुछ प्रोसेस फॉलो करोगे और उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि वो प्रोसेस क्या है। तो आपका ये जो प्रोसेस है फंक्शन से डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैंने 11th 12th पास कर चुके कई स्टूडेंट से पूछा, इवन कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली है और ग्रेजुएशन में मैथ भी पढ़ा है। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आप मानोगे कि बहुत कम ही बच्चे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बीच का डिफरेंस बता पाए, ज्यादातर लोग नहीं बता पाए। तो हम समझ लेते हैं, डेरिवेटिव तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है, फंक्शन में जो रेट ऑफ चेंज होता है। डिफरेंशिएशन है वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप रेट ऑफ चेंज निकालते हो। तो आप ये कह सकते हो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, उस डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है हमारे पास, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो अब हमें ये समझना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यानी जो डिफरेंशिएशन है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग समझते हैं। इस प्रोसेस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप लोग जितने भी आपके एग्जाम में कोई भी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और डिफरेंशिएशन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इकोनोमेट्रिक्स में और रिसर्च मेथड में जहां जहां भी डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से वो सारे कंसेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, मैं ये थोड़ा रीड कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन वो क्या है। तो आगे चलने से पहले एक बार मैं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आपको दिखते रहे और याद करने में आसानी हो। तो ये डेफिनेशन आप लोग देखते रहिए, आपको याद हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि वो प्रोसेस क्या है जिससे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, वो प्रोसेस हमें समझनी है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास x की एक वैल्यू है x1, ठीक। हम ये मान लेते हैं हमारे पास x की एक पुरानी वैल्यू है। अब इसे पुरानी वैल्यू बोल लीजिए, या आप इसको इनिशियल वैल्यू बोल दो, या आप इसको ओरिजिनल वैल्यू बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। और हमारे पास y की भी एक पुरानी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल y1, ठीक है। y यानी फंक्शन, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई y की यानी फंक्शन की। इसके बाद हमारे पास एक नई वैल्यू है, x की नई वैल्यू ये है। अब x चेंज हो गया है, बेसिकली पहले x1 था, अब क्या हो गया x2। अब x चेंज हो गया तो सीधी सी बात है y भी चेंज होगा, क्योंकि x में चेंज होने की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज होगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं चेंज। क्या देखना चाहते हैं? चेंज, ठीक है। तो चेंज इन x की अगर हम लोग बात करें कि x में कितना चेंज हुआ है, तो x में होने वाले चेंज को निकालने के लिए आप नई वाली वैल्यू में से पुरानी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसको हम डेल्टा x या h से डिनोट करते हैं। ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन का मतलब है डेल्टा, और मैथ में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप चेंज इन y देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपका जो y में चेंज हो रहा है वो हो गया y2 माइनस y1, यानी y की पुरानी वाली वैल्यू में से नई वाली वैल्यू को आप घटा दो, सॉरी, नई वाली वैल्यू में से पुरानी वाली वैल्यू को घटा दो, ये हो गया आपका डेल्टा y। और कुछ बुक्स में इसको k से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, y2 माइनस y1 लिखो या fx2 और माइनस fx1 लिखो, बात एक है। क्यों? क्योंकि आपका y2 किसके इक्वल है, ठीक है, और y1 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अब हम लोग क्या करें, जो y में जो चेंज हो रहा है, y में चेंज को अगर हम x में होने वाले चेंज से डिवाइड कर दें, आप थोड़ा आसान भाषा में समझ पाओ उसके लिए हम एग्जांपल भी ले लेंगे, बट पहले ये क्लियर कर लेते हैं। डेल्टा y का मतलब क्या है? y2 माइनस y1। डेल्टा x का मतलब क्या है? x2 माइनस x1। और y2 को हम fx2 भी लिख सकते हैं, और y1 को fx1 लिख सकते हैं, हो गया x2 माइनस x1। अगर हम लोग ये मान लें कि x की पहले वाली वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 4, और y की पहले वाली वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 10, x2 की नई वैल्यू हो गई थी 9, और y की आपकी नई वाली वैल्यू हो गई थी फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे कि x में कितना चेंज हुआ है, तो नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू यानी 5 का चेंज। y में कितना चेंज हुआ है? नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू यानी 2 का चेंज। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें, मतलब y में जो चेंज है वो आपका 2 है, x में आपका जो चेंज है वो 5 है, तो आ गया 0.4। अब ये बात आपको क्या बता रही है, मतलब ये जो चीजें से आपको क्या पता चल रहा है?
अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि x में अगर 1 यूनिट का चेंज होता है, x में चेंज कितना होता है 1 यूनिट का, x में 1 यूनिट का चेंज होने की वजह से y में जो चेंज हो रहा है वो है 0.4, और इसको हम लोग बोलते हैं, पहले आप नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा ऊपर से रेज करूंगा, ठीक। तो देखिए हमारे पास बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जो कि ये आपका था 2 और ये था आपका 5, हमने डिवाइड करा, हमारे पास है 0.4। अब ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, ये वैल्यू आपको बता रही है कि अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज करते हो, या x में 1 यूनिट का चेंज होता है, तो 1 यूनिट में चेंज होने की वजह से y में जो चेंज हुआ है वो है 0.4। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज चेंज इन y, ठीक है, फॉर पर यूनिट चेंज इन x, यानी x में 1 यूनिट का चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज हो रहा है। इसको एक चीज और बोला जाता है, इसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y। आप y बोलो या फंक्शन बोलो, बात एक ही है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। बट हमारे साथ समस्या ये है कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम रेट ऑफ चेंज निकालने में इंटरेस्टेड है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज, लेकिन हमारे पास अभी ये जो है ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज तो हमारे पास आ गया है, बट रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल्टा एक्स में 1 का चेंज हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि जो डेल्टा एक्स है, मतलब जो एक्स में होने वाला चेंज है, वो बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये डेल्टा एक्स बहुत छोटी वैल्यू हो, जितनी छोटी वैल्यू हो सकती है, तो हमारा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज में बदल जाएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज किस में बदल जाएगा, रेट ऑफ चेंज में, किस में, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज, तो अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज को रेट ऑफ चेंज में बदलना चाहते हो, यानी आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, तो आपको डेल्टा एक्स एक बहुत छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, सबसे छोटी वैल्यू, जिससे छोटी कोई वैल्यू हो ना, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एक्स में सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। नहीं, डेल्टा एक्स में जो सबसे, मतलब डेल्टा एक्स यानी एक्स में होने वाली जो चेंज है, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0.00000, जितने जीरो आप लगा सकते हो, आपका मन कर रहा है 1 जीरो, 2 जीरो, 10 जीरो, 100 जीरो, 1000 जीरो, लाख जीरो, करोड़ जीरो, जितनी जीरो आप लगा सकते हो उतनी जीरो लगा लो, उसके बाद क्या लगा लो, तो 1। तो आप अगर यहां देखोगे ये x में होने वाला सबसे छोटा चेंज है, ये क्या है, x में होने वाला सबसे छोटा चेंज। अब इसमें अगर आप ये वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू लगभग जीरो के बराबर है, जीरो तो नहीं है, लगभग जीरो के बराबर है, यानी जीरो के बहुत पास है, नियर टू जीरो है। तो अगर कोई वैल्यू नियर टू जीरो है, जीरो के बहुत पास है, तो हम मैथ में उसको कैसे डिनोट करते हैं, आप ऐसे एक तीर का निशान बनाते हो और यहाँ जीरो लिख देते हो। तो अगर कोई वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो उसको तो लिखने का तरीका हो गया इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर कोई वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है बट जीरो के बहुत पास है, बहुत पास, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तीर का निशान जीरो। इस तीर के निशान को क्या पढ़ते हैं, इस तीर के निशान को हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू, यानी पूरा क्या पढ़ा जाएगा, टेंड्स टू जीरो, या फिर इसको अप्रोचेस भी पढ़ते हैं, अप्रोचेस टू
जीरो, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हमारा डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी लगभग 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 जीरो के बराबर है। अगर हम यहां पे इसके अंदर ये कंडीशन पुट कर दें, क्या कंडीशन पुट कर दें, ये वाली कंडीशन, कंडीशन यानी कोई शर्त, यानी हमने ये मान लिया कि हमारे पास अब एक लिमिट है, लिमिट यानी हमारी बाउंडेशन है कि डेल्टा एक्स यही होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे एक लिमिट लगा दूं, लिमिट क्या है कि x में जो चेंज हो रहा है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर है, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो आपका ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, एवरेज रेट ऑफ चेंज चेंज में बदल जाएगा, और हमारा जो डेल्टा बाई बाय डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा बाई बाय डेल्टा एक्स है ना, लिमिट लेने के बाद ये डेरिवेटिव बन जाता है। तो आपको बात समझ में आई कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, यानी डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन आपको ये बताता है कि आपके पास एक फंक्शन है, उसमें दो वेरिएबल हैं, आप पहले डेल्टा में वाई में होने वाला चेंज निकालो और एक्स में होने वाला चेंज निकालो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, जो कि आपको क्या बता रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि अगर एक्स में एक यूनिट का चेंज होगा तो वाई में कितना चेंज होगा। जब आप ये निकाल लो तो आप इसमें लिमिट ले लो। लिमिट क्या ले लो, लिमिट ये कि डेल्टा एक्स जो है हम उसको लगभग लगभग जीरो के बराबर मान लेंगे। उसको लिखोगे कैसे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो की कंडीशन बना देंगे। अगर आपका यहाँ पे डेल्टा एक्स लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाए, यानी टेंड्स टू जीरो के बराबर हो जाए, तो जो ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल इस वाले सिंबल में चेंज हो जाता है। दूसरा आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या बन जाता है, रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव के लिए y में होने वाला चेंज निकालोगे, x में होने वाला चेंज निकालोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिर क्या करोगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x में लिमिट ले लोगे, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज में बदल जाएगा, यानी डेरिवेटिव में बदल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है डेरिवेटिव को निकालने का। बट इसको निकालने का भी एक तरीका और है। हमने ये जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, प्रोसेस मैंने इसलिए समझाया कि डेरिवेटिव आपके दिमाग में घुस जाए कि डेरिवेटिव क्या होता है। लेकिन हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस फंक्शन को यूज नहीं करा है। मैंने विदाउट फंक्शन आपको समझा दिया कि पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है कंसेप्ट क्लियर कराना। अब हम लोग फंक्शन को यूज करके समझेंगे कि डेरिवेटिव को कैसे निकाला जाता है, मतलब पूरा जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो क्या है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। देखो, ये मैं इस फंक्शन को थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ बीच में, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। y इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग यही मान लेते हैं कि x में चेंज हो गया है, और x में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा x हुआ है, ठीक है। तो x में हमने क्या ऐड कर दिया, डेल्टा x, यानी जो भी x में चेंज हुआ है। अब x में चेंज होने की वजह से y में भी चेंज हुआ है, तो y में क्या ऐड कर दोगे, डेल्टा y, ठीक है। उसके बाद डेल्टा y, उसके बाद fx प्लस डेल्टा x। इस वाले y को इधर लेके आ जाओ, ये y हो गया, क्योंकि डेल्टा y fx प्लस डेल्टा x। अच्छा, y किसके इक्वल है, y fx के इक्वल है, तो आप fx ले लो। इसके बाद दोनों साइड ना डेल्टा x से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा x। तो हम दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल गया fx प्लस डेल्टा x fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब दोनों तरफ आप लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो बोथ द साइड्स। तो अगर आप दोनों तरफ लिमिट लोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x। इधर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक। अब जब आपने लिमिट ले ली है तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये चेंज हो जाएगी डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और जो राइट हैंड साइड है ये चेंज हो जाएगी
इसमें, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या मिल गया आपको, इट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। या आप इसे कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको आप क्या कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने का जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब हम फंक्शन से लेकर और यहाँ डेरिवेटिव तक कैसे आते हैं, पूरा जो स्टेप बाय स्टेप है मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस से क्या है, डिफरेंशिएशन। क्योंकि इस प्रोसेस से ही आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको एक दो बात और बताऊंगा, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन वो खत्म हो गया है। फिर हम लोग ये समझेंगे कि डेरिवेटिव का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था, जिसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, हम इसको डिफरेंस रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस रेशो। क्योंकि आप में से ना जो लोग आगे नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे, या फिर आप में से जो लोग पीजीडी का एग्जाम देंगे, उसके लिए बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। और हमारे पास जब ये आ जाता है, ये डेरिवेटिव वाई, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। तो ऊपर वाला था आपका रेट ऑफ चेंज, सॉरी एवरेज रेट ऑफ चेंज, और नीचे वाला क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। ऊपर वाली वैल्यू को हम जो बोलते हैं डिफरेंस रेशो, और ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेशो। क्या बोला जाता है इसको? डिफरेंशियल रेशो। और उसको कोशिएंट रेशो भी बोला जाता है, कोशिएंट रेशो। तो आप ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लो। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, लास्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये इसको थोड़ा जल्दी जल्दी मिले हुआ है, ठीक। वो ये है, जैसे आपको पता है यहाँ से यहाँ पे आने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर एक स्टेप है, और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि हम लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इसके अंदर, और फिर ये किसके इक्वल हो जाता है, फिर ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे हम जब लिमिट ले रहे हैं 0, यानी नीचे वाली वैल्यू ना 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। तो एक बात ध्यान रखना, ऊपर आपके पास कुछ भी हो, क्वेश्चन मार्क ऊपर कुछ भी है, अगर किसी चीज को आप 0 से डिवाइड कर दो तो किसके इक्वल हो जाता है, वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई क्या, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को हमने क्या माना है, हमने डेल्टा एक्स को 0 नहीं माना है, हमने माना है जो आपका डेल्टा एक्स है वो लगभग 0 के बराबर है। वो लगभग क्या है, 0 के बराबर। तो अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड दो, किसकी इक्वल हो जाती है, इन्फिनिटी की इक्वल हो जाती है। तो अब ये क्या है, ये इन्फिनिटी की इक्वल होगी ना, ये इन्फिनिटी की इक्वल नहीं होगी। तो क्या होगा, अगर हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगी, ये भी लगभग इन्फिनिटी के इक्वल होगी, यानी ये भी हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 0 के इक्वल नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी लगभग इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है।
और वो प्लस की भी इन्फिनिटी हो सकती है और वो माइनस की भी इन्फिनिटी हो सकती है, वो चेंज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग देखें प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पे डिमांड जो कम हो रही है किधर जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, तो जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, माइनस में होता है। अब अगर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब अगर आप में से जो भी लोग टीचिंग के एग्जाम में जाना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें के लिए आपको दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जो है डेरिवेटिव का, उसमें आप इसको नोट डाउन करो, फिर समझते हैं। वो चीज है डिफरेंशियबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी की पहले तो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है, मान लो आपके पास ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में पहली शर्त तो ये कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये जो फंक्शन है ये रियल वैल्यूड है। देखो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, ठीक है। तो आमतौर पे हम इकोनॉमिक्स में जो फंक्शन लेते हैं ना वो रियल फंक्शन लेते हैं, वो रियल वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपका जो फंक्शन है, आपका फंक्शन कंटिन्यू है, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अब कंटिन्यू फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यू फंक्शन वो होता है जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बीच में से कहीं ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यू, और अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो ये देखो बीच में क्या हो गया है, टूट गया है, तो ये फंक्शन कंटिन्यू है। तो दूसरी शर्त है कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छा जैसे हम कंटिन्यू की बात करते हैं तो ये फंक्शन भी जैसे मुझे यहां से यहां तक दिख रहा है कंटिन्यू है, हो सकता है ये भी आके जाके बीच में ब्रेक हो जाए, ये भी क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू। तो हम जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमारे लिए कंटिन्यूटी का मतलब है जहां पे हम अपने स्टडी कर रहे हैं फंक्शन उस पर कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अपनी स्टडी यहां से स्टार्ट करता हूँ x1 से लेकर और x2 तक, इसके बीच में फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कंटिन्यू नहीं है, बीच में ब्रेक आ गया है, आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं गैप को, तो बीच में से ब्रेक हो गया इसमें। अगर मुझे अपनी स्टडी इस ग्राफ में ये भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मुझे अपनी स्टडी यहां से लेके यहां तक करनी है बस, तो इसके बीच में क्या है, ये कंटिन्यू हो, तो बाकी आगे कंटिन्यू हो या ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फंक्शन जो कंटिन्यू है ना वो क्या होना चाहिए, ओवर द डोमेन। डोमेन क्या है ये मैंने आपको बता दिया था जब हमने बेसिक ऑफ फंक्शन पढ़ा था। तो हमारा फंक्शन है कंटिन्यू अपने डोमेन पे होना चाहिए, बाकी वो कंटिन्यू हो या नहीं हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमारे डोमेन पे वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है कि ये तो पता चल गया आपको डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, अगली चीज होती है डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, हमारा ये जो पूरा टॉपिक ही है बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस मैथ की ब्रांच है जो किसमें डील करती है, डील्स विद डिफरेंशिएशन। तो मैथ की वो ब्रांच जो डिफरेंशिएशन में डील करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आपको डेरिवेटिव के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने होते हैं उस क्वेश्चंस को करने के लिए जितनी भी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तो बेसिक बातें हमने पता कर ली है, यानी वो बेसिक बातें आप सीख चुके हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि क्वेश्चन देख के आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि इस क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना है या फिर हमें नहीं करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन तो होते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसे आप सामने एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें साफ पता चल रहा है कि डेरिवेटिव निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो नहीं पता डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि फंक्शन में क्या निकालना है, डेरिवेटिव। वो क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये जानना है कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना है या फिर नहीं करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए यूज ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, या आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। देखिए डेरिवेटिव के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कुछ चीज दी जाएगी। पहली चीज
मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया जाता है, ठीक है, और कुछ चीज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अगर एक फंक्शन दिया है और आपसे पूछा जाए कि आप रेट ऑफ चेंज निकालो, तो रेट ऑफ चेंज का तो मतलब ही डेरिवेटिव होता है, इससे पता चल गया कि आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आपसे स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब डेरिवेटिव करना है। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो इंक्रीज का मतलब क्या हो, कोई चीज बढ़ रही है तो चेंज हो रहा है, चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसके अलावा अगर वो आपसे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको डेरिवेटिव करना है। इज इट क्लियर? अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि फंक्शन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है, इसका मतलब है वो आपसे कर्वेचर ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर ये 5 चीजें मोटी मोटी आपसे पूछी जाती हैं, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव करना है। इसके अलावा हम अब कुछ इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन की बात करें, तो मान लीजिए आपको दिया है डिमांड फंक्शन। क्या दिया है आपको? आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। आपसे एक चीज पूछी गई है स्लोप, कि डिमांड फंक्शन की स्लोप निकालो, डेरिवेटिव करोगे, पता ही है, ऊपर ही पता चल गया। आपसे कहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। और अगर अभी अभी आप रिसेंटली देखोगे ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आप देखो दिसंबर 2025 में फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट आया था 10 मार्क्स का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ही आया था, ठीक है। इसी तरह से आपको मान लीजिए सप्लाई फंक्शन दिया हो क्वेश्चन में, क्या दिया सप्लाई फंक्शन, तो सेम आपसे इसकी स्लोप पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। 3 चीजें हो गई हैं। चौथी चीज, मान लीजिए आपको टोटल प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, टोटल प्रोडक्ट, ये चौथी चीज हो गई। और ये आप इससे कह सकते हैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, बात एक ही है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ऊपर जो पहले 5 चीजें लिखी थी ये तो पूछा ही जा सकता था आपसे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट, आपसे पूछा जा सकता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन, आपसे पूछा जा सकता है इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, यानी कोई भी फंक्शन दिया है तो उसकी इलास्टिसिटी अगर पूछी जा रही है तो आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम आउटपुट, आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मान लीजिए 5वीं चीज आपको दे दिया है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन कह लो, बात एक ही है। तो इसमें आपसे पूछ लीजिए, मान लीजिए मैक्सिमम रेवेन्यू,
अच्छा, अभी मैं लाइव क्लास ले रहा था एक बार, तो एक स्टूडेंट ने पूछा सर जैसे आपने बताया मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू में आपने मैक्सिमम रेवेन्यू क्यों लिखा है, आपने मिनिमम रेवेन्यू क्यों नहीं लिखा है? अरे भाई, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहोगे या मिनिमम करना चाहोगे? आप मैक्सिमम करना चाहोगे, तो हम मिनिमम रेवेन्यू क्यों निकालेंगे? और अगर आपसे पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू, देखो एक्चुअली ना मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब भी चेंज ही होता है, तो डेरिवेटिव बेसिकली रेट ऑफ चेंज ही होता है। इसी तरह से आपको मान लो कॉस्ट फंक्शन दे दिया जाए, तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनिमम कॉस्ट। देखो कॉस्ट का मतलब होता है आपके बिजनेस में आप जिस भी चीज का बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल हम आप ये मार्कर बनाते हो, तो मार्कर को बनाने में आपका जो खर्चा आएगा कॉस्ट हो गई। आपको कॉस्ट क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम? कॉमन सेंस है मिनिमम, तो आपको मिनिमम कॉस्ट पूछी जाएगी तो आपको यूज करना है। अगर आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछी जाएगी तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन में आपसे मार्जिनल यूटिलिटी पूछी जा सकती है और आपसे मैक्सिमम यूटिलिटी पूछी जा सकती है। देखो यूटिलिटी क्या होती है, जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपको भूख लग रही है और आपने खाना खाया, तो खाना खाने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उसको सेटिस्फेक्शन को नापने का जो तरीका यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को नापने का तरीका, तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैक्सिमम। यूटिलिटी कितनी चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया है तो कभी भी मिनिमम यूटिलिटी नहीं निकालेंगे, मैक्सिमम ही निकालेंगे। लास्ट में एक चीज और है, अगर आपको जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है, ये प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इन ये दोनों दे दिए जाए एक साथ, तो प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट फंक्शन दोनों को मिला के आपसे पूछेगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या? तभी आपको डेरिवेटिव का ही यूज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, या आप कह सकते हो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, बात एक ही है। और जिस पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल पे। देखो आप जब डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, कुछ फॉर्मूले और फिर कुछ रूल्स, ठीक है। तो आपकी बुक में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, लेकिन आपकी बुक में ना सारे फॉर्मूले नहीं दिए गए हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस टॉपिक के जो टॉपिक नंबर 10.2 है डेरिवेटिव, इसके नोट्स मिल जाएंगे। इस नोट्स में हमने डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले वहां से देख लेना और एक पेज पे आप लोग फॉर्मूले को नोट डाउन भी कर लेना, जिससे जब भी आप क्वेश्चन करो तो फॉर्मूले सामने आपके रखे हुए होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे। हम सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4, ठीक है। ये 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 अलग अलग रूल्स पे डिपेंड होते हैं, यानी डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 रूल आने चाहिए। अगर आपको 4 रूल आते हैं तो आप किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को कर सकते हो। एक और बात, हम लोग जब इस चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव का क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप एक बात ध्यान रखना, हमें सिर्फ ऐसा ही फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हम सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन के अंदर हमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होता है। कभी कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी होते हैं, आमतौर पर तो रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा ही होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है, आपको प्राइस पे, तो यहाँ प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये सिंपल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में देखें तो हमारी डिमांड प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे प्राइस पे डिपेंड करती है, सीजन पे भी डिपेंड करती है, हमारे इनकम पे भी डिपेंड करती है, हमारी सोसाइटी पे भी डिपेंड करती है। सोसाइटी के हिसाब से भी डिमांड क्या होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है।
तो बेसिकली डिमांड बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बट यहाँ पे इस यूनिट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज्यादा है तो उसको हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 11 में। ठीक है, चलिए इसको रेज करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 10, 10 एक नंबर है। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक मान लीजिए कमरा है, ठीक है, और उस कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 फीट है। ठीक है, तो वो जो चौड़ाई है वो तो फिक्स ही रहेगी कमरे, आपके कमरे की। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो, डेरिवेटिव। ठीक, तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, ये डिफरेंशिएटिंग का एब्रिविएशन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप देखो, कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है और कुछ है आपके पास राइट हैंड साइड पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, y। तो आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि y का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक, तो y का जो डेरिवेटिव होता है ये क्या है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। y का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक, राइट हैंड साइड पे आपके पास कांस्टेंट है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहाँ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जो चीज बढ़ नहीं रही है, जो चीज घट नहीं रही है। अगर कोई चीज बढ़ भी नहीं रही है और कोई चीज घट भी नहीं रही है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज। तो फिक्स वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं होता। तो कॉमन सेंस है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसमें रेट ऑफ चेंज यानी उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे है आप लिखोगे ये। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे ये। इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड यानी y का डेरिवेटिव कर रहे हो, इसका मतलब आप राइट हैंड साइड यानी 10 का डेरिवेटिव कर रहे हो। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो तो यही आएगा, ये फॉर्मूला है। मैं लिख रहा हूं फॉर्मूले, फॉर्मूले आप इग्नू वालों ने भी आपकी किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, और बाकी हमने अपने नोट्स में डाल दिए जो इग्नू की स्टडी मटेरियल में नहीं, हमने नोट्स में डाल दिए। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 ये है, आपको जो फंक्शन दिया है वो ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स, और x की जो पावर है वो है 13। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, आप वही करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इधर लिखोगे ये y का डेरिवेटिव, इधर लिखोगे ये। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो फॉर्मूला हमें पता ही ये होता है। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये दोनों फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसके लिए फिर एक अलग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ये। आपके पास x है और x के ऊपर कोई पावर है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है क्या, n, यानी पावर आगे आ जाएगी x के ऊपर, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो जो आपका आपके पास राइट हैंड साइड में उसमें हम क्या करेंगे, पावर आगे आ गई है, पावर क्या है आपकी 13। ठीक है, और यहाँ से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एक पावर क्या माइनस हो गया, आप जगह 12। तो ये आपका जो फंक्शन था हमें इसका क्या मिल गया है, हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया। ठीक, एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 ये कि आपको फंक्शन ये दिया हुआ है। ठीक, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं आपको यहाँ जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनको इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और ना डाउट पूछ सकते हैं, और जो कंप्लीटली यूट्यूब की क्लासेस पर डिपेंड हैं उनके डाउट क्लियर करने के लिए तो कोई है नहीं। तो और कमेंट में डाउट, मैथ का डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता, कुछ तो हो पाते हैं, सारे नहीं हो पाते, तो उसको ध्यान से समझना। अब इस फंक्शन में जो राइट हैंड साइड है उसमें दो चीजें हैं। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक,
लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये आ जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव आपके पास ये होता है। यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ पे इसके अंदर दो चीजें हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। एक है 10, 10 एक कांस्टेंट नंबर है और आपका जो x है, x आपका वेरिएबल है। यानी आपको एक राइट साइड पे एक ऐसी चीज का डेरिवेटिव करना है जिसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो आपका कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के साइन से, इसको हम ऐसे लिख लेंगे बाहर, ये 10 आ गया बाहर। यानी अगर आपका कांस्टेंट अकेला हो, जैसे यहाँ पे अकेला था, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। लेकिन अगर आपका डेरिवेटिव अकेला नहीं हो, वो किसी के साथ हो, यानी वो किसके साथ हो? वेरिएबल के, तो हम कांस्टेंट को कुछ छेड़ते नहीं, हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं डेरिवेटिव से, और हमें जो डेरिवेटिव करना होता है वो सिर्फ हम वेरिएबल का करते हैं। यानी आप जो डेरिवेटिव करोगे वो सिर्फ किसका करोगे? सिर्फ इसका। आपको 10 से कोई लेना देना नहीं है। 10 का डेरिवेटिव कब करते हैं? जब 10 अकेला होता, तो वो वेरिएबल के साथ आ गया, उसका डेरिवेटिव नहीं करोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऐसी रहेगी, 10 आपका ऐसे रहेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो 13 आगे आ जाएगा, 13 और यहां से एक पावर माइनस हो जाएगी। 13 की 10 में डिवाइड कर लो, 113 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक। अब हम एक अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब अगला एक एग्जांपल लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। y is equal to 10 plus 7x raised to power 9 या 5 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अगेन यहां पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी है, वो ये है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास y है और राइट साइड पे दो चीजें हैं और इनके बीच में प्लस का साइन है ना। हम एक चीज और ले लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं माइनस, और मैंने ले लिया है 3x रेज़ टू द पावर 10, और एक चीज माइनस में भी है। तो अब इस तरह का आप जो डेरिवेटिव करोगे उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं सम और डिफरेंस रूल। मैंने आपको बताया था किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पहले तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला और उसके बाद डेरिवेटिव के रूल्स। तो 4 रूल्स होते हैं। अब पहला जो रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो रूल नंबर 1, सम और डिफरेंस रूल। इसमें हमें क्या करना होता है, इस रूल में हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें जो फंक्शन की राइट हैंड साइड है उसमें कुछ चीज प्लस में होती है, कुछ चीज माइनस में होती है, ठीक। तो आप डेरिवेटिव आप कैसे करोगे? आप डेरिवेटिव ऐसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे ये कि आपको y का डेरिवेटिव करना है, राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे ये 10, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ 10 कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ हम 13 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो पहले हमने करा था। और उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा 10x 13, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, और 3x 10 ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है y का डेरिवेटिव आपके पास ये होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड अब आपको बड़े ध्यान से देखनी है, 10 क्या है? 10 एक कांस्टेंट है और क्या अकेला है? हाँ, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना मल्टीप्लाई में। तो अगर ये अकेला है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, दोनों ही 10 कांस्टेंट है, बट यहाँ ये अकेला था, दुश्मन ने इसको मार दिया, ये हो गया 0, खत्म। यहाँ इसको किसी का साथ मिल गया, तो साथ वाले ने क्या कहा डेरिवेटिव करते टाइम कि भाई एक काम कर, तू जरा मेरे पीछे आ जा, मैं देखता हूं इसको, ठीक है। 13, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आपका कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ है तो वो 0 नहीं होगा, उसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल दोगे।
बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, उसको भी आप डेरिवेटिव के बाहर निकाल दोगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऐसी रहेगी जैसे कि वो है, राइट हैंड साइड पे 0 है, ये खत्म हो गया, ये 10 हो गया। इसमें आप ये वाला रूल लगा दोगे, वही पावर आगे आ जाएगी 13, यहां से 1 पावर माइनस, ये 3 अगेन, यहां से आपका 10 आगे आ गया और यहां से 1 पावर माइनस। ठीक है, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 130 और ये हो गया आपके पास 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 और ये हो गया आपके पास 9। ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब इतना सब सीखने के बाद हम आपका जो इग्नू की बुक है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो आपका जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसमें पेज नंबर आओ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो आपको इग्नू से जो स्टडी मटेरियल मिला है उस पे आप पेज नंबर 252 पे आना। ठीक है, पेज नंबर 252 पे आओगे तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप आपकी स्क्रीन पर, सॉरी थोड़ा देख लीजिए, देखिए। अब इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी रूल का है, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2ex प्लस 4x। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ रूल की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पे एक रूल हमें जो पता होना चाहिए वो है साइन ax। अब ये फॉर्मूला ना आपकी इग्नू की बुक में नहीं है, ठीक है, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, हमारे जो नोट्स हैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसका डेरिवेटिव होता है a cos ax। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको जो डेरिवेटिव पता होना चाहिए ex, ये आपकी बुक में है, ex का डेरिवेटिव भी ex ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है ax, ये भी आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। x का फॉर्मूला होता है log, इसके नीचे e लगा हो या मत लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और आपका a, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे आप y का डेरिवेटिव करोगे तो वो ऐसे लिखोगे। राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, आप साइन 2x का डेरिवेटिव करोगे और यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करना है और उसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव मैं पहले ही बता चुका हूँ, dy बाई dx होता है। साइन 2x में ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन ax, बस एक ही जगह आपको 2 दे दिया है, तो जहां a है वहां 2 कर दो। ठीक, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला रूल मत लगाना, क्योंकि इसके लिए आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला है ये वाला। कभी यहाँ पे भी कांस्टेंट कांस्टेंट दिमाग पे कंफ्यूजन कर लो ना, जब सीधा फॉर्मूला है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो आपका 2 है आप इस 2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे। ठीक है, ऐसे, और ex का आपको डेरिवेटिव करना है। इसमें आप सीधा सीधा ये वाला रूल लगा दोगे, तो जहाँ a है ना वहां 4 कर दो, एक ही जगह क्या आपके पास 4, तो आपके पास हो गया 4x log e 4। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऐसी रहेगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये आप ऐसे लिखा रहने दोगे। ये 2 आपका ऐसे रहेगा, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दोगे, बाकी ऐसे आगे है। ई ना यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, यहाँ ऐसे, और ये हो गया 4। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, मैंने आपको डेरिवेटिव का बेसिक बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव को करने के लिए हमें, डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 4 रूल की जरूरत होती है, एक मैंने आपको बता दिया है, 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें है आपका नंबर 2 पे चैन रूल, नंबर 3 पे प्रोडक्ट रूल और नंबर 4 पे आपका क्वोशेंट रूल।
ये 4 रूल के बाद आप डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, रूल सारे खत्म हो जाएंगे, बस फिर कॉन्सेप्ट बचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।